एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको इस विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। टॉपिक दिलचस्प है और इस पर एक लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। आप अपने पिछले लेक्चर्स को अगर टटोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने भारत की विदेश नीति के आधारों की बात की थी। आज बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, और उसमें जो पहला बिंदु आज हम लेने जा रहे हैं वो है गुटनिरपेक्षता। देखिए, मैंने आपको पहले कई बार कहा है कि विदेश नीति किसी एक बिंदु या किसी एक तत्व का परिणाम नहीं होती। बहुत सी चीज़ें किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करती हैं, उसकी निर्धारक होती हैं। नेतृत्व की भूमिका, विचारधारात्मक झुकाव, नेतृत्व की शैली, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ, इन सब का फर्क पड़ता है। उनमें से आज एक महत्वपूर्ण बिंदु हम उठाएंगे क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। क्योंकि भारत से पहले दुनिया के, मैं समझता हूँ, किसी भी देश की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता शामिल नहीं रही है। इस पर हमारे कुछ साथियों ने आपको पूर्व में लेक्चर दिए हैं, आप उन्हें देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, होता ये है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसके 2 वर्ष के बाद भारत आज़ाद होता है, यानी 47 में। 45 में सोवियत संघ का जो समूह है और जो अमेरिका का समूह है, इनके बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका है। और शीत युद्ध की जो पहली होड़ चली है वो ये है कि दुनिया के देशों को अपने समूह में शामिल किया जाए। ये मैं आपके सामने गुटनिरपेक्षता क्यों ज़रूरी थी इसका एक चित्र खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। अब दिखती सी बात है, एशिया की एक बड़ी ताकत तो हम थे, आकार की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, मानवीय संसाधनों की दृष्टि से। तो स्वाभाविक सी बात थी, ऑफर्स हमारे पास भी थे दोनों गुटों में शामिल होने के। लेकिन जवाहरलाल नेहरू देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने, वो इस लाभ और इसके पीछे छिपी हानि दोनों को पहचान रहे थे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि किसी एक समूह में यदि आप औपचारिक रूप से शामिल होने की घोषणा करते हैं तो स्वाभाविक है दूसरा समूह आपको अपना मित्र तो नहीं मानेगा। और भारत जब आज़ाद हुआ है, आपका 95% व्यापार दूसरे देशों के साथ है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत सुदृढ़ नहीं है। तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से आप बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि आपको दोनों ही तरफ के देशों की सहायता की आवश्यकता है। और यदि आप किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो उस समय की स्थितियाँ ऐसी थीं कि दूसरे गुट और उसके जो मेंबर सदस्य हैं वो दूसरे गुट के, वो आपसे संबंध सामान्य नहीं रख पाएंगे। ये सोच विचार कर हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को एक्सेप्ट किया, बड़ी सीरियसली, बड़ी गंभीरता से, और इसको आगे बढ़ाया। पहला दौर हम मानते हैं 47 से 50 तक। इस दौर में यकीनन हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ इतना नहीं है जितना पश्चिमी देशों की तरफ। पर ध्यान रखें, यहाँ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। गैलब्रेथ अमेरिका के विदेश सचिव थे और उसी दौरान पर हमारी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो अनेकों बार संदेह के दायरे में भी आई है। देखिए, राजनीति यथार्थपरक विषय है, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ती है, लेकिन हमें उसके स्पष्टीकरण देने आवश्यक होते हैं। जैसे नेहरू ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है। नॉन अलाइनमेंट होता है गुटनिरपेक्षता, और तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रलिटी, कि हम न्यूट्रल हैं। आपने अभी दिवाली आने वाली है, घर में बिजली के पॉइंट देखे होंगे, इसमें आप प्लग लगाते हैं, उसमें 3 छेद आपको दिखाई देंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल वो बिंदु होता है जिसमें कोई आवेग नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। दुनिया में आज 2 देश ऐसे हैं, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, जो तटस्थ कहते हैं अपने आप को कि हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, दुनिया में युद्ध हो, शांति हो, हम प्रत्येक मामले में तटस्थ हैं।
नेहरू ने स्पष्ट कहा, हम हमारी तटस्थता का आशय ये नहीं है, जहां कहीं न्याय को, शांति को, सुरक्षा को खतरा होगा, ना हम गुटनिरपेक्ष थे और ना रहेंगे। हम सही का पक्ष लेंगे और हर हालत में लेंगे। ये कहकर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति अलग थलग होने की नहीं है, बल्कि विश्व के मामलों में, विश्व के मसलों में जहां हमारी ज़रूरत होगी, जहां हमारी राय महत्व रखेगी, वहां हम अपना पक्ष रखेंगे बगैर किसी भेदभाव की। यानी मूल रूप से शुरुआत के दौर में गुटनिरपेक्षता का जो आशय था वो अपने आप को सैनिक संधियों से पृथक रखने का था, क्योंकि ये जो दोनों ही गुट थे, सोवियत संघ का और अमेरिका का, ये शुरुआती दौर में सैनिक संधियों के माध्यम से सुरक्षा के दायरे में दुनिया के देशों को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, और विशेष तौर से जो कमज़ोर देश थे, जिनके सामने सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मसला थी, वो इनमें शामिल हो रहे थे। पाकिस्तान भी उसमें शामिल हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान को बेहिसाब सहायता दी, कोई शक वाली बात नहीं इसमें। इसके बाद अगला दौर शुरू होता है 1950 से लेकर 57 के बीच का। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आता है कि 1953 में जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत संघ के महासचिव थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 53 के बाद से और इसी दौरान, यही जो 2-3 साल हैं, इस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को ज़बरदस्त सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, और हमारे प्रति उनका रवैया ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वो उतने उदार नहीं जितने पाकिस्तान के प्रति हो रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि आप देखिए 48 में ही आप झेल चुके हैं कबायली हमला, कश्मीर वाला मुद्दा जो आज तक भारत पाकिस्तान के भी विवाद का विषय बना हुआ है, और 53 के अंदर कोरिया युद्ध होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। आप यहाँ उदाहरण देखिए, उत्तरी कोरिया कम्युनिस्ट शासन का प्रतिनिधि था, और दक्षिणी कोरिया पश्चिम के उदारवादी समूह का। भारत ने इसमें दक्षिण कोरिया का समर्थन किया था। हमने देखिए सोवियत संघ के समर्थन वाले उत्तरी कोरिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो गलत था, वो आक्रामक था। अनाक्रमण, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान, एक ऐसी विदेश नीति जो किसी की तरफ झुकती हुई ना हो, ये गुटनिरपेक्षता के लक्षण थे जो इसमें अपनाए गए। लेकिन इसके बाद आया 1956, जब हंगरी में सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया। भारत यहाँ पर आलोचना तो की, लेकिन उतनी मुखर नहीं जितनी कि हमने कोरिया के मामले में की थी। या जब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया, इजिप्ट ने किया, तो उस वक्त उस पर सैनिक कार्रवाई जो की गई, उस पर भी हमारे जो तेवर थे बहुत तीखे थे। हमने बड़ा कटु स्वर में उनकी आलोचना की, पश्चिमी देशों की। लेकिन हंगरी वाले मामले में 56 में ही हम थोड़े से उदार रहे। इससे उदारवादी जो गुट था, यानी अमेरिका और उसके सपोर्टर्स, उन्होंने भारत के प्रति थोड़ा सा अपना रवैया सख्त करना शुरू किया, और इसका ये मतलब निकालने की कोशिश उन्होंने की कि भारत सोवियत गुट में जाने का प्रयास कर रहा है। अब बात आती है 57 से 62 के बीच की। हम लें 57 से 62 के बीच की अवधि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 62 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो स्थिति बड़ी विकट हुई। आप देख रहे होंगे आज भी भारत चीन संबंध बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। आप रोज अखबार में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, इस विषय में आपने पिछले पन्ने भी पलटे होंगे, तो आप ये पाएंगे कि 62 के अंदर चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया है, भारत की सैनिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका जवाब दे सकें। और इस दौरान अमेरिका और पश्चिम के देशों ने भारत को ज़बरदस्त सैनिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोवियत संघ ने ठीक है चीन की आलोचना अवश्य की है, लेकिन उनका रवैया उतना पॉजिटिव नहीं रहा जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। और गैल्ब्रेथ, मैंने आपको पूर्व में कहा, ये अमेरिकी विदेश सचिव थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये हम भारत में को किसी जो सहायता दे रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य उसे किसी सैनिक संधि में शामिल करने का बिल्कुल नहीं है, और ना ही हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि हम भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इसके बाद 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है।
लोग अक्सर इसको भारत पाक युद्ध कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान भारत युद्ध था। आक्रमण उनकी तरफ से था और इस मामले पर अमेरिका ने एक बड़ा अजीब सा कदम उठाया, मैं इसको अजीब कहूँगा। वॉर ख़त्म करने के लिए, दोनों देशों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए, बगैर ये देखे दोष किसका है, ये जिम्मेदार कौन है। अब गुटनिरपेक्षता का आंदोलन आगे कैसे चला, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस आपसे करेंगे। भारतीय विदेश नीति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये।